बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। नया चैप्टर है, बिल्कुल बहुपद, पॉलिनोमियल। हालांकि यहां पर नया है, लेकिन आपके लिए नया नहीं है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो कतई परेशान नहीं होना है, क्योंकि पढ़ा हुआ है, बेसिक आपने वहां से पढ़ा है, यहां से कुछ उसके आगे पढ़ना है। बिल्कुल एकदम नई उमंग, नई जोश के साथ पढ़ना है। बिल्कुल एकदम 100% पूरा फिनिश करना है, एकदम मजे से, ठीक है बच्चों। तो बहुपद होता क्या है? अगर यहाँ पर उस शब्द के अनुसार उसकी परिभाषा बताई जाए तो बहुपद का मतलब बहुत पद, ऐसा ही है ना। अगर शब्द के अनुसार उसकी परिभाषा बताई जाए तो ऐसे कह सकते हैं, पदों को इकट्ठा करके एक समूह बनाया गया है, बस उसी को हम बहुपद कहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम गणितीय परिभाषा की बात करें तो बच्चों, गणितीय परिभाषा कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि एक बीजी व्यंजक जो होता है, बीजी व्यंजक अगर चर x में है, y में है, किसी भी चर में हो सकता है, तो किसी भी बीजी व्यंजक जो किसी चर में है, उस चर की ऋणोत्तर घात होनी चाहिए। खास बात समझो, चर की घात बच्चों कैसी होनी चाहिए? ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है? ऋण में ना हो, ऋण के इतर, ऋण में ना हो, मतलब प्लस की घात उस पर होनी चाहिए। चर की घात प्लस होनी चाहिए। जीरो भी हो सकती है, और जीरो के बाद 1 2 3 4 ऐसे कोई पूर्णांक हो सकते हैं। ऋणोत्तर मतलब ऋण में ना हो और पूर्णांक हो, ऐसा भी आपको याद रखना है। मतलब प्लस पूर्णांक हो, जीरो सहित, ठीक है। ऐसे बीजी व्यंजक को बच्चों हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे कह दें बहुपद की, देखो ध्यान दें, बहुपद का जो रूप है बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुपद को अगर चर x में बहुपद है तब हम इसको px से लिख लेते हैं। अगर चर x में कोई आपका बहुपद है तब इसको हम px से डिनोट कर लेते हैं, और px बराबर जो होता है वो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड डॉट डॉट, और आगे बढ़ा के यहाँ ऐसा लिख दें an(x की पावर n). ध्यान से समझो बच्चों, ये आपका ये क्या है? बहुपद है, ठीक है। ये वास्तव में है क्या? एक बीजी व्यंजक तो है। क्या है बच्चों? बीजी व्यंजक है। यहाँ पर ये a0 a1 a2 ये क्या है? ये गुणांक हैं। क्या है बच्चों? गुणांक हैं। कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हो सकता है, परमेय अपरमेय कोई भी संख्या हो सकती है। a0 a1 a2 a3 an कोई भी परमेय अथवा अपरमेय संख्या हो सकती है। याद करिए, n का मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर बहुपद से मतलब आपने समझा कि कोई बीजी व्यंजक चर x की, जैसे x में चर है तो x की जो घातें हैं, ध्यान दो भाई, यहाँ पर देखो x की 0 पावर कह सकते हो, है ना, x की पावर 0 कह सकते हो। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n है। मतलब कुल मिला के जो भी x की घातें हैं वो ऋणोत्तर हैं। ऋणोत्तर मतलब प्लस में हैं, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर कोई फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। 3/2 2/3 ऐसी कोई घात नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक घात होनी चाहिए। तो बच्चों पूर्णांक है, देखो 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक ही तो होते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद की बात समझ में आई? किसी प्रकार का कोई डाउट करना नहीं है। बहुपद का मतलब किसी चर में एक आपका कोई बीजी व्यंजक होता है, और उसमें जो चर होता है उसकी घात होती है, उसको याद रखना है। ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, जीरो सहित, जीरो भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखो, इस पद पर x की पावर 0 हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कोई भी घात जो x की घात है वो सभी घात धनात्मक है और पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए बच्चों इस पूरे व्यंजक को हम क्या कह सकते हैं? बहुपद कहेंगे, ठीक है। बहुपद की अगर आपसे कोई ये कहता है, देखो एक बात और बता दें, और कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख के बताएं। जैसे px बराबर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बच्चों ये बताओ ये क्या है? ये भी आपका एक बहुपद है, और ये बहुपद आपका पूर्णांकों पर बहुपद है। काय पर बहुपद है बच्चों? पूर्णांकों पर बहुपद है। ये देखो ध्यान में, ये पूर्णांक तो लिखे 3 4 5 सब पूर्णांक लिखे हैं। अगर हम यहाँ पर एक और दूसरा उदाहरण लिख दें
इस प्रकार से लिख दें कि अंडर रूट 3x² प्लस 4x प्लस 5 यहां लिख दें। भाई ये बताओ ये काहे पर है? इसको बच्चों हम कहेंगे कि ये बहुपद आपका वास्तविक संख्याओं पर है। काहे पर है? वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं पता है क्या होती? जिसमें परमेय हो अपरमेय हो। तो बच्चों यहां पर देखो अपरमेय भी गुणांक है ना। इसमें जो x² का गुणांक है वो कितना है? अपरमेय है, अंडर रूट 3 है ना, और ये परमेय है। तो इसका मतलब यहां पर वास्तविक संख्याओं पर ये बहुपद है, संख्याओं पर बहुपद है। ये बहुपद काहे पर है? वास्तविक संख्याओं पर। अगर हम आपसे ये कहें कि ये भी आपका देखो एक बहुपद है, इसको यहां लिख दें 3/2x² प्लस में 2/3 प्लस 5, ये भी आपका देखो बहुपद है। ये बहुपद काहे में बच्चों? परमेय संख्याओं में। देखो ध्यान दें, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये परमेय संख्याओं पर बहुपद है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद है बच्चों, है ना, परमेय संख्याओं पर बहुपद है। ठीक है बात यहां पर आपने समझी? ये सभी देखो बहुपद है, ये सभी बहुपद है। ये आपका पूर्णांकों पर बहुपद है, ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, और ये आपका परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। ये सभी बहुपद है। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात समझो, इसको रब कर दें, है ना, इसको रब कर दें। अब बच्चों एक बात और समझनी है, एक एक करके देखो पॉइंट बाई पॉइंट बच्चों नोट करते जाओ, बड़े आराम से, सिंपल सी सारी बातें हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी बातें होती हैं। छोटी छोटी बातों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आगे आप बहुत ज्यादा समस्या में फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको कतई किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा करनी ही नहीं है, बिल्कुल एकदम जीरो से आप चलेंगे। ठीक है, नोट करते रहें। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद की बच्चों घात क्या होती है। बहुपद की घात, चलो इसको हम पहले अब रब करके लेते हैं, और आपको अब यहाँ पर पढ़ना है कि बहुपद की घात क्या होता है। यहाँ लिख दें बहुपद की घात। क्या पढ़ना है बच्चों? बहुपद की घात। देखो ध्यान से समझो, बहुपद की घात का क्या मतलब है बच्चों? बहुपद तो आपने पता कर लिया क्या होता है। जैसे अभी आपका एक कोई बहुपद हम यहाँ लिख देते हैं। देखो ये बहुपद है आपका, मान लेते हैं 3x² प्लस 5x³ प्लस 4, चलो इतना ही लिखते हैं। ये आपका एक बहुपद है बच्चों, और ये x चर में बहुपद है, इसलिए इसको हम px ऐसे लिख सकते हैं, px बराबर, है ना, px का मतलब x चर में आपका ये कोई बहुपद है। अब यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि बहुपद की घात कितनी है। क्या पूछा जाए आपसे कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो बच्चों आपको क्या करना है? पदों को देखना है। देखो यहाँ पर कितने पद हैं बच्चों? इस बहुपद में कितने पद हैं? तो आपको लिखना है 3 पद हैं। अब इन तीनों पदों पे ये देखना है कि चर में घात कौन सी बड़ी है। भाई देखो इसमें जो चर है उस पर घात 2 है, इस पद में चर पर 3 घात है, इस पद में चर पर देखो 0 घात कह सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो दूसरा पद लिखा है उसमें उच्चतम घात है। ठीक है, और जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है बच्चों। उच्चतम घात वाला पद जो होता है वो बहुपद की घात कहलाता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? बहुपद की घात। बच्चों क्या लिखना है? बहुपद की घात बराबर, इस प्रश्न के लिए आपको 3 लिखना है। चर पर उच्चतम घात वाला जो बहुपद का पद होता है उसकी घात आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें 2 घात है, इसमें 3, तो उच्चतम घात वाला पद यही तो हो गया। इसकी जो घात है वह मतलब इसकी घात मतलब चर की घात है। जो चर की घात है, उच्चतम घात वाले पद में जो चर है उसकी घात को बहुपद की घात कहते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों बिल्कुल ठीक समझ में आया होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण हम इस प्रकार से लें कि अंडर रूट 3x³ लिखा है, प्लस यहाँ पर लिख दें 2x² प्लस 4x प्लस 3, चलो इतना लिख देते हैं। बच्चों इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी है। तो आपको बच्चों बड़े आराम से देखना है। पहला जो पद है उसमें चर x है, उसकी घात 3 है। यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं 0 घात है। तो बच्चों यहाँ पर उच्चतम घात वाला पद कौन सा है? ये वाला। ठीक है, जिसमें चर की कितनी घात है? 3 है। तो बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है इस बहुपद की घात 3 है। कितनी सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है ना, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुपद की घात बहुत बार बच्चों पूछी गई है कि बहुपद देता है और आपसे पूछता है कि बहुपद की घात बताइए। तो आपको
उच्चतम घात वाला पद देखना है। उच्चतम पद घात वाला जो पद होता है उसमें जो चर है उस चर की घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात फिनिश हो गई। चलो इसको भी नोट करें और फिर इसके बाद देखो ध्यान दें, अब बच्चों हमें देखना है बहुपद के प्रकार। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। अब बहुपद के प्रकार समझो, बहुपद के प्रकार। ठीक है, देखो ध्यान दें, बहुपद के प्रकार। बच्चों अगर हम आपसे ये सब कुछ ना बताएं, बहुपद के प्रकार कुछ भी ना बताएं और सीधी एक्सरसाइज कर दें, तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज तो 1 मिनट की है, 1 मिनट की, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एक लाइन की ऐसे समझो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन सारा ये सब कुछ मसाला जो बेसिक है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बता दो बच्चों बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? देखो ध्यान दें, एक तो हम कहेंगे नंबर 1 पहला हम कह सकते हैं इसको रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ध्यान से समझो। अच्छा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को क्या मतलब है? एक ऐसा बहुपद होता है जिस पर जो चर होता है, चर पर केवल एक घात हो, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण अगर हम आपसे कहें एक घात वाला, देखो ध्यान दें, एक घात जिस चर पर एक घात हो केवल। जैसे हम आपसे ये कहें कि यहां पर देखो लिखा है 2x + 3, बच्चों ये आपका क्या है? रैखिक बहुपद है। आप ध्यान से देखो कि यहां पर चर पे केवल एक ही घात तो है, इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। और इसको ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चर x में ये है तो इसको 2x + 3, देखो ये आपका एक रैखिक बहुपद है बच्चों। क्या है? रैखिक बहुपद है। अगर हम आपसे वास्तव में ये कहें कि रैखिक बहुपद का एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका सामान्य रूप हम कह सकते हैं ax + b, ये रूप होता है जहां a और b कोई गुणांक है, कोई वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। a का मान मगर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 कर देंगे तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा बच्चों, तो फिर ये बहुपद नहीं रहेगा, फिर ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, केवल अचर ही रहेगा, है ना, अचर रहेगा केवल। तो इसलिए रैखिक बहुपद में a होना यहाँ पर जरूरी। a = 1 तो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई परमेय अथवा अपरमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद की बात समझ में आई। इसके बाद दूसरे प्रकार का बहुपद है, इसको हम कहेंगे द्वैघाती बहुपद। द्वैघाती बहुपद, द्वैघाती बहुपद बच्चों क्या होता है? जिसमें चर पर अधिकतम 2 घात हो, 2 घात हो, 2 घात हो, है ना। अधिकतम भी शब्द हटा दो वहां से, केवल हम ये कहें कि चर पर यदि 2 घात है तो ऐसे बहुपद को हम द्वैघाती बहुपद कहेंगे। यहां पर इसका भी देखो एक उदाहरण लिख देते हैं कि px बराबर यहां लिख दें 3x² + 4x + 5। यदि यहां पर ऐसा लिख दें तो बिल्कुल इसको हम कहेंगे ये द्वैघाती बहुपद है बच्चों। यहां पर ये चर x में द्वैघाती है, यहां पर x की जो 2 घात है इससे ये प्रदर्शित होता है कि द्वैघाती बहुपद है। मतलब अभी हमने बहुपद की घात बताई थी। बहुपद की घात क्या होती है? जो पद, जिस ये 3 पद ही है ना, 3 पद में से एक पद कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें उच्चतम घात है। तो उच्चतम घात कितनी है बच्चों? 2 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम द्वैघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, ठीक, इतनी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम बच्चों ये कहें कि इसका सामान्य रूप बता दो कितना होगा, तो बच्चों आपको लिखना है कि इसका सामान्य रूप इस प्रकार से लिखना है। देखो ax² + bx + c, इसका ये देखो बच्चों सामान्य रूप है। यहाँ पर abc कोई भी आपकी संख्याएं हो सकती हैं, परमेय अपरमेय कोई भी संख्या रियल नंबर है ना। a का मान लेकिन याद रखना है कि a का मान 0 नहीं हो सकता है। यदि आपने a का मान 0 लिख दिया तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा और ये पद 0 होने से आपका फिर रैखिक बहुपद बचेगा, द्वैघाती बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर बात है। तो बच्चों यहाँ पर द्वैघाती बहुपद के लिए इसको आपको याद रखना है, ये आपका जनरल फॉर्म है इसका। अच्छा, अगर त्रिघाती बहुपद की बात बच्चों करी जाए, त्रिघाती बहुपद क्या होता है? तो बड़े आराम से ऐसे कह सकते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसमें चर पर 3 घात होनी चाहिए, चर पर 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। इसका हम देखो इस प्रकार से एक उदाहरण ले लें।
जैसे 3x का क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 5। देखो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि पद यहाँ पर 3 है या 2 है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पद देखो यहाँ पर हमने केवल 3 लिखी, लेकिन है ये 3 घाती, क्योंकि हमें घात से ये पता चलता है कि ये त्रिघाती है या 2 घाती। पदों की गिनती के अनुसार इसको हम 3 घाती या 2 घाती नहीं कह सकते। पद की यहाँ पर भी देखो 3, यहाँ पर भी 3 पद है, यहाँ पर भी 3 पद है ना, तो ये आपका द्विघाती है, लेकिन ये आपका त्रिघाती है। ठीक, हम यहाँ पर घात देख के ये जान लेते हैं। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें बच्चों, तो इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार लिख सकते हैं, px बराबर यहाँ लिख दें ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सामान्य रूप आपका ये है, जहां a b c d कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन याद रखो कि a का मान 0 ना हो। ठीक है बच्चों, इतनी बात। तो आपने समझा कि रैखिक बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है। हमें और ज्यादा 4 घाती, 5 घाती, 6 घाती की जरूरत नहीं है, हमें जितनी जरूरत है उतनी बात समझें। रैखिक बहुपद का मतलब चर पर 1 घात हो, द्विघाती बहुपद का मतलब चर पर 2 घातें हों, और त्रिघाती का मतलब चर पर 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। बच्चों इतनी बात ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, छोटी छोटी सी बातें हैं, बस केवल आपको समझना है, अच्छे से याद रखना है। इतनी बात बच्चों फिट हो गई बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दें, आगे अब आपको बच्चों सीखना है कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक। ठीक है, चलो इसको बच्चों रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। या एक बात और यहां पर बताई जा सकती है कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान बच्चों कितना होता है, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान कितना होता है। आइए यहां पर एक चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां लिख दें, दिए गए बिंदु पर बहुपद, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान क्या कैसे ज्ञात करोगे। देखो ध्यान दें, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े आराम से बात समझो। मान लेते हैं कि कोई बहुपद हमारा है px बराबर, और वो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मान लेते हैं कि ये आपका कोई बहुपद है, ठीक है, ये द्विघाती बहुपद है, ऐसा भी आपको पता है। ठीक है, और यहां पर एक बिंदु मान लो दिया जाए, मान लो आपसे कहा जाए कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताओ, x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताओ। देखो आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका कोई बहुपद है, x बराबर 2 पर बहुपद का मान बताओ, यही तो प्रश्न है। दिए गए बिंदु पर, ये बिंदु दिया गया है, इस बिंदु पर इस बहुपद का मान आपको बताना है। तो क्या करना है कि इसी बहुपद में आपको x बराबर 2 लिखना है। हल करोगे जो भी मान आएगा वो x बराबर 2 पर बहुपद का मान कहलाएगा। आपको क्या करना है, देखो बच्चों p और x का मान हम यहाँ पर 2 लिख दें, बराबर का निशान लगा दें। यहाँ पर देखो 3, x का मान हमें 2 लिखना है, इस पर स्क्वायर लगा दें, प्लस 4x का मान हम 2 लिख दें, और प्लस में 5। इतनी बात ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 3 इंटू 2 का जब स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, और ये 2 का 2 में 4 का गुणा 8 हो जाएगा, और प्लस में 5। ठीक है, 4 या 12 और ये 8 और प्लस में 5, 12 8 20 होता है, 20 में 5 जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें आंसर में 25 मिलेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बहुपद का x बराबर 2 पर जो मान है वो 25 है। ठीक है, आपको यहाँ क्या लिखना है, x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना है बच्चों, 25 है आपका। ये देखो इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो अगर कोई बहुपद दिया जाए और उस बहुपद का दिए गए बिंदु पर मान ज्ञात करना है, तो जो बिंदु हमें दिया गया है उसी का मान, मतलब उसी x के जगह पर बहुपद में रख दें। अगर ये बहुपद हमारा y में होता तो यहाँ पर y बराबर दिया जाता, प्रश्न में ऐसा होगा। जरूरी है जो जिस चर में बहुपद होगा उसी चर का मान आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका मान बहुपद में रख के हम हल करेंगे, तो दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। क्लियर बात हो गई, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं हम शून्यक कैसे ज्ञात करें, बहुपद के शून्यक। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुपद के शून्यक। देखो यहां से असली बात चालू होती है, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक
शून्यक। बच्चों बहुपद के शून्यक से क्या मतलब है, क्या लेना देना है? मतलब ये है, उसकी पहले यहां पर साप्ताहिक अर्थ समझने की कोशिश किया करेंगे। यहां पर लिखा है बहुपद के शून्यक, मतलब बात ये हुई कि कोई बहुपद दिया जाएगा, उस बहुपद का किस बिंदु पर मान 0 है, जिस बिंदु पर बहुपद का मान 0 आ जाए वह बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या हमने बताया, एक बार फिर से समझो। जैसे कोई बहुपद हमें दिया जाएगा, मान लो बहुपद हमें ये दिया गया px, माना यहां लिख देते हैं, माना दिया गया बहुपद चर x में है, चर x में है, और ये आपका मान लेते हैं, माना दिया गया बहुपद px लिख देते हैं, माना दिया गया बहुपद px चर x में है, तब हम यहां मान लेते हैं कि px बराबर एक कोई हमारे पास यहां पर, चलो एक रैखिक बहुपद लिख दें 2x + 3, ये भी देखो आपका एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और इस बहुपद का यदि आपसे पूछा जाए शून्यक बताइए, दिया गया बहुपद px है और इस बहुपद को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चर x में बहुपद है, और ये बहुपद आपका रैखिक बहुपद है, और इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका हमें शून्यक बताना है। क्या करना है? शून्यक। तो बच्चों आपको ऐसा x का मान यहां पर रखना है जिससे ये बहुपद शून्य हो जाए, वही मान बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यहां पर आप देखो, यहां पर यदि हम x का मान माइनस में 3/2 रख दें, बच्चों ध्यान से समझना है, यदि हम x का मान माइनस में 3/2 रखने पर, तो यहां पर देखो कितना p x का मान -3/2 लिख दें तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2 अपना ज्यों का त्यों, x का मान हम माइनस का 3/2 लिखेंगे प्लस में 3, और ये इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस में 3 प्लस का 3 बच्चों 0 होता है कि नहीं? ये -3 ये +3 बताओ 0 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो बच्चों यहां पर x का मान जब हमने -3/2 लिखा तो इस बहुपद का मान 0 हो गया। इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक -3/2 है। यहां पर आपको क्या लिखना है? अतः इस बहुपद का शून्यक कितना है? ये शून्यक है -3/2 है। ये बच्चों एक प्रश्न हो गया था, ठीक है। अगर ये आपका एक कोई बहुपद है और इसका शून्यक आपसे पूछा जाए, तो यहां पर हमने x का मान -3/2 लिखा और देखा कि ये बहुपद का मान तो शून्य हो गया। इसका मतलब बहुपद का मान यदि शून्य होता है, जिस मान से x के जिस मान से, या ये कहें चर के जिस मान से बहुपद का मान शून्य होता है, वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब इसको दूसरे रूप में देखो, हम अगर यहां पर, भाई यहां पर थोड़ा सा दिमाग तो हमने एक्स्ट्रा लगाया कि भैया हमने x बराबर -3/2 ये कहां से रखा। अब समझो बात बच्चों, हमने यहां पर अगर किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो, मान लो ये बहुपद हमारा px बराबर 2x + 3 ये दिया गया है और इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है? शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? शून्यक ज्ञात करने के लिए बच्चों हम px को 0 लिख लेते हैं। शून्यक तभी होगा जब px 0 होगा। देखो px का मान बच्चों 0 आया कि नहीं आया? शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक वही मान होता है जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना। तो यहां पर देखो बहुपद का मान हम अगर शून्य रख दें तो यहां से देखो px का मान 0 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान से समझो, इसको हमने 0 लिख दिया तो ये 2x + 3 = 0 हो जाएगा। यहां से बच्चों अगर हम देखें तो x की वैल्यू यहां से देखो कितनी मिल जाएगी, तो 2x बराबर -3 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों x बराबर -3/2 हो जाएगा। देख सकते हो कि यहां से हमने x का जो मान निकाला वो देखो यही मान निकल के आया, है ना। याद करो कि अगर किसी बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर लिखना है।
और 0 के बराबर रखने के बाद इसको हल करोगे तो हमें जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही बहुपद का शून्य कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल बात, कोई डाउट वाली बात नहीं। हमने क्या किया, बहुपद को शून्य लिख दिया, फिर उससे x का मान निकाल लिया, जो x का मान निकला वही बहुपद का शून्य है। सिंपल सी बात है बच्चों। एक बात और, अगर इसका हम ज्यामितीय निरूपण करें, शून्य ज्ञात, देखो ध्यान दें, इसका अगर हम ज्यामितीय निरूपण करें, देखो इसको पहले रब कर लेते, इतनी बात तो समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका शून्य ज्ञात करें, ज्यामितीय निरूपण करें, क्या करते हैं इसका ज्यामितीय निरूपण, वही एग्जाम्पल लेंगे हम। ये जो आपका एग्जाम्पल था बहुपद, चलो पहले यहां लिख दें बहुपद px बराबर 2x प्लस 3, यही तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था। इसका हमें क्या करना है, का ज्यामितीय निरूपण करना है, ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण। अब देखो बच्चों, बहुपद ये आपका है, इसका ज्यामितीय निरूपण अगर हमें करना है, मतलब इसको ग्राफ पर हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ये जो px है इसको हम y पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ पेपर है वो इस प्रकार से, यहां पर एक क्षैतिज रेखा, इसको x अक्ष कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम y अक्ष कहेंगे। ठीक है, इतनी बात तो हमें पहले से भी पता है। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट जाती हैं वो आपका मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये हो गया y अक्ष। बच्चों ये y अक्ष है ना, इसको हम py लिख लेते हैं, px लिख लेते हैं। और या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लें कि जो px है वो आपका y है। ठीक है, और ये y बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो बच्चों यहाँ ये y हो गया और ये x हो गया। ठीक है, इस पे हम क्या करें, देखो ये एक इकाई है, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे हम देखो आगे बढ़ेंगे। इधर ले आए तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पर हम -2 लिखेंगे, यहाँ पर हम -3 लिखेंगे, और पीछे माइनस के नंबर जाएंगे। ऊपर देखो y की धनात्मक दिशा होती है, +1 यहाँ लिखना है, 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 6 लिखना है, और आगे। ठीक है, नीचे अगर आए तो यहाँ पर -1 लिखना है, यहाँ पर देखो -2 लिखना है, और नीचे ले जाओ तो यहाँ -3 लिखना है, यहाँ -4 लिखना है, और माइनस का नीचे आएगा। ठीक है, इतनी बात ठीक समझ में आ रही। अब देखो बच्चों, हमें करना क्या है, एक्चुअली यहाँ पर अगर हम x का मान 0 लिख दें, हम अपने मन से अगर इसका हम ग्राफ खींचना चाहें तो कुछ x और y के संगत हम मान निकालेंगे, और उन मानों को इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और फिर देखेंगे कि इसका ग्राफ हमारा कैसा जा रहा है, कहां से ये वक्र कहां से जा रहा है। वैसे तो बच्चों नॉर्मल बात है, आपने बहुत अच्छे से पहले से इस बात को सीखा है कि अगर y बराबर 2x प्लस 3 के रूप में कोई ये वक्र लिखा है तो ये आपका एक सीधी रेखा को निरूपित करता है, सरल रेखा का वक्र है, ये सरल रेखा का समीकरण है 2x प्लस 3। तो यहाँ पर देखो सरल रेखा ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हमें करके दिखाना है। क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, यहाँ पर हम 3-4 कुछ मान निकाल लेते हैं। देखो एक हम टेबल बना लें, ध्यान से समझो, ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं। एक टेबल बना लें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम x लिखेंगे, और यहाँ पर हम px लिखेंगे, या ये कहें px लिखें, या ये कहें यहाँ पर हम इसको y लिखेंगे। px और y ये कई बात है, और यहाँ से इसके x के मान हम रखते जाएं और y के संगत मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। मान ले थोड़ी देर के लिए x का मान देखो बच्चों 0 लिख देते हैं, यहाँ पर x का मान कितना लिख दें 0। तो अगर ये x का मान 0 है तो y का मान 3 ही तो मिलेगा, तो यहाँ y का मान देखो 3 लिख दें। अब और मान पलट दें, x का मान थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बच्चों हम 1 लिख दें। अगर यहाँ पर x का मान 1 लिख दें तो देखो 2 एकम 2, और 2 में यहाँ 3 जोड़ोगे बच्चों, यहाँ पर 5, 3 और 2 5। ठीक है, और आगे देखो x का मान अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, कितना लिख दें 2। x का मान अगर हम 2 लिख दें तो निश्चित रूप से देखो 2 दूनी 4, और 4 और 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही 3 मान हम यहाँ पर रख के देख रहे हैं, यहाँ पर 3 ही मानन को रख के यहाँ पर देखो एक रेखा हमें मिल जाएगी, x बराबर 0, y बराबर 3,
x पर देखो ना इधर जाना है ना इधर जाना है, x का मान 0 है, y का मान 3, ऊपर की ओर जाओ, देखो 1 2 3 इकाई ये है। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहोगे, हम कहेंगे 0,3। इसके बाद 1,5 देखो ध्यान दें, x का मान 1 है और y का मान कितना है 5 है। तो देखो x तो 1 इकाई और y ऊपर की ओर चल जाओ, 1 2 3 4 5 इकाई, देखो यहां पर हम पहुंच गए, 1,5 हमें यहां लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 2,7 बताओ, तो x पर 2 इकाई चलना है और y पर 7 इकाई चलना है। देखो 6 के बाद 7 इकाई यहां पर, और 2,7 ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, यहां पर देखो 2,7 बच्चों मिलेगा, 2,7। ठीक है, यहां पर लिखना है 2,7। अब अगर इन तीनों बिंदुओं को आपस में हम मिला दें तो बिल्कुल एकदम एक बढ़िया सी रेखा देखो हमें मिलेगी। इस प्रकार से हमें ये रेखा मिलेगी, ध्यान से समझना है। यहां पर हमें कैसे मिलाना है, स्केल से मिलाना, बिल्कुल एकदम सीधा करके, तो हमें देखो इस प्रकार से ये रेखा मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझो, ये रेखा हमारी कुछ इस प्रकार से देखो जाएगी, बिल्कुल और बिल्कुल सीधी जाएगी रेखा। यहां पर हमने क्योंकि अपने बिना स्केल से बनाई है ना, तो थोड़ी बहुत टेढ़ी बेढ़ी है, कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल एकदम सीधी रेखा आपकी यहां पर प्राप्त होगी, ये सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, ये सीधी रेखा देखो प्राप्त हो रही है। बच्चों ये वाली रेखा जो हमने खींची, ये रेखा आपने ये देखा होगा कि ये रेखा एक्स अक्ष को भी काट रही है, और ध्यान से देखो कहां काट रही है, देखो यहां पर ये तो 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो इसका मतलब -2 का मतलब, और -2 और -1 के बीच में है, कहीं बीच में है। इसका मतलब ध्यान से समझो, बताओ अच्छा ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा बच्चों, इस बिंदु को क्या कहोगे जहां पर ये रेखा काट रही है। ये बिंदु 1 से तो ज्यादा, ऋण 1 से तो ज्यादा है ना, ऋण 1 की तरफ देखो ध्यान दें, ऋण 1 से ऋण 2 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं ऋण 1 और ऋण 2 के बीच की संख्या बता दो, ऋण 1.5 कह सकते हो, ऋण 1.5 का मतलब 2 और 3 के बीच का आधा कर दें, 2 और 3 सॉरी 1 और 2 के आधा अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना। तो यहां पर ये बिंदु आपका है, इसको हम कहेंगे -3/2 और ,0 कहेंगे। ध्यान से समझो, इस बिंदु को बच्चों क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम कहेंगे -3/2, ,0। ठीक है, 1.5 यहां पर हो गया ना, ये -1, ये -1.5, ये -2, तो -1.5, ,0 इस बिंदु को हम कहेंगे। इतनी बात ठीक है। तो अगर हम यहाँ टेबल पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि x का मान यहाँ पर -3/2 है, तब y का मान बच्चों कितना है, 0 है। अब याद करो भी थोड़ी देर पहले हमने इसका शून्यक ज्ञात किया था, तो इसका शून्यक हमें कितना मिला था, -3/2 ही मिला था। इसका शून्यक हमें कितना मिला था, -3/2। बच्चों एक बात सीधी एक हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई वक्र खींचे, किसी भी बहुपद का अगर वक्र खींचे, तो वो वक्र एक्स अक्ष को जहां पर काटता है वो बिंदु बहुपद का शून्यक कहलाता है। बच्चों यहां पर देखो x बराबर -3/2 पर ये बहुपद इस वक्र इस एक्स अक्ष को काट रहा है, तो एक्स अक्ष को जहां पर काटता है, जिस मान x का जो मान एक्स अक्ष पर काटता है वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखो ध्यान दें, ये बहुपद है और ये बहुपद एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है, x का मान मतलब जिसका भुज है -3/2 और कोटि तो शून्य है, तो यहां पर -3/2 पर ये वक्र काट रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसका शून्यक -3/2 है। हम यहां पर एक बात पर पहुंचे कि अगर कोई वक्र अगर कोई बहुपद एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। ये रैखिक बहुपद की बात है। बच्चों अगर हम द्विघाती बहुपद की बात करें, यहां पर देखो, इसको यहां पर हम शून्यक लिख दें, देखो क्या लिखेंगे, शून्यक इसका हम लिखेंगे -3/2। ठीक है, क्योंकि यह एक्स अक्ष को -3/2 पर काटता है। ठीक है, एक्स अक्ष को कहां काटता है, -3/2, ,0 पर काटता है, इसलिए इस बहुपद का शून्यक -3/2 होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब देखो एक द्विघाती बहुपद की बात करें। द्विघाती बहुपद ये आपका रैखिक बहुपद है। अगर हम द्विघाती बहुपद का ज्यामितीय निरूपण करें तो देखो कैसे निरूपित होगा। चलो यहां पर एक द्विघाती बहुपद का भी उदाहरण लिख लेते हैं। बच्चों इसको रब कर दें,
इसको रब कर दें। ध्यान से आपको हमने बताया कि भैया नोट सब कुछ करना है एकदम, और किसी प्रकार की अगर कोई डाउट आता है तो डाउट भी हमें जरूर पूछें, ठीक है, कमेंट करके पूछें, अथवा इंस्टाग्राम पर हमारा कक्षा गणित जो आपका चैनल है उस पर जाएं और उस पर कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं और द्विघाती बहुपद का ज्यामितीय निरूपण दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये बहुपद जो लिखा हुआ है, अब हमें द्विघाती बहुपद की बात करनी है बच्चों, इसको तो रब कर लेते हैं। द्विघाती बहुपद का उदाहरण बता दो कितना होता है। ये लिखा है ये px जो लिखा है उसको हम इस प्रकार से लिख दें कि ये द्विघाती बहुपद हो, है ना। द्विघाती बहुपद को ऐसे लिख दें x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4 लिख दें, तो ये देखो ध्यान दें, ये द्विघाती बहुपद हो गया कि नहीं। अब हमें इसका एक निरूपण हमें ग्राफ बना के दिखाना है। ध्यान से समझो, इसका भी हमें ग्राफ बना के दिखाना है। ध्यान से समझो, इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। एक बात और बता दें बच्चों कि जो द्विघाती बहुपद होते हैं उनके ग्राफ किस प्रकार से होते हैं, ये पहले समझो। आप यहां समझो, द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है हमने बताया इस प्रकार से कि बहुपद px बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है ना। द्विघाती बहुपद का ये व्यापक रूप है। अगर इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर कुछ इस प्रकार की स्थितियां आएंगी। ध्यान से समझो, 2-3 स्थितियों को आपको याद रखना है। देखो कौन कौन सी स्थितियां आ सकती हैं बच्चों। अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो इसके ग्राफ में देखो पहली वाली एक एक करके बताएंगे। अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो बच्चों इसका ग्राफ इस प्रकार से, देखो x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा देखो हो सकता है इस प्रकार से। ध्यान से समझना है, इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इसका ग्राफ याद करो, अभी उच्च कक्षाओं में बच्चों इनको बनाना भी सिखाया जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है। इस बहुपद का ग्राफ देखो दूसरा ऐसा भी हो सकता है। देखो ध्यान दें, इस बहुपद का ग्राफ ऐसा हो सकता है, अथवा इस बहुपद का ग्राफ देखो ध्यान दें, ये आपका मूल बिंदु हो गया, यहाँ पर ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। इस बहुपद का ग्राफ बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ठीक। इसका मुख ऊपर की ओर खुल सकता है अथवा इसका मुख नीचे की ओर भी खुल सकता है। इस बहुपद का ग्राफ देखो और ध्यान से समझो, तीसरे प्रकार इस बहुपद का ग्राफ देखो ध्यान दें, इस बहुपद का ग्राफ देखो कुछ इस प्रकार भी हो सकता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इस बहुपद का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि देखो इस प्रकार से जाए, ऐसा जाए, या फिर ऐसा जाए। ध्यान से समझो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे चला जाए। देखो ध्यान दे, ऐसा चला जाए, ऐसा भी इसका ग्राफ हो सकता है अथवा ऐसा हो सकता है। इसका ग्राफ देखो और आगे देखो, और आगे देखो, इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है कि इसका ग्राफ जो है, चलो यहां ना लिखें, यहां लिख देते हैं। इसका ग्राफ देखो ऐसा भी हो सकता है, ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु। इसका ग्राफ बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि यूं ऐसा हो जाए। इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है, या फिर इसका ग्राफ बच्चों ऐसा भी देखो हो सकता है। यहां पर ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, है ना। और यहां से इसका ग्राफ बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है कि इस बहुपद का ग्राफ ये निश्चित रूप से यूं ऊपर की ओर u जैसा होगा या नीचे की ओर u जैसा होगा। कुछ इस प्रकार से होगा कि कभी ये x अक्ष को काट सकता है। देखो ऊपर की ओर खुला मुंह तो भी x अक्ष को ये काटा है, यहाँ नीचे की ओर इसका मुख खुला है तो भी देखो x अक्ष को काटा है। कभी ऐसा हो सकता है कि x अक्ष को केवल स्पर्श करता हुआ जाए, ऊपर की ओर मुख खुला है लेकिन x अक्ष को केवल स्पर्श करे। ऐसा भी हो सकता है कि x अक्ष को इसका मुख नीचे की ओर खुला है लेकिन x अक्ष को केवल स्पर्श करे। ऐसा भी हो सकता है कि ये x अक्ष को कहीं काटे भी ना। ऐसा भी हो सकता है कि x अक्ष को कतई कट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि इसका मुख नीचे की ओर खुले लेकिन x अक्ष को कतई कट ना करे। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो बच्चों इस ग्राफ को खींचने पर ये स्थितियां कुछ भी मिल सकती हैं। इनसे नतीजा क्या निकला, इसके नतीजा समझो बच्चों। अगर ये ग्राफ आपका यूं ऐसे खिंचता है और ये x अक्ष को दो जगह पर काटता है तो बच्चों
इस बहुपद के दो शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को जहां जहां काटता, अभी हमने जो आपका रैखिक बहुपद का उदाहरण बताया था कि एक्स अक्ष को एक जगह पर काट रहा है तो इस बहुपद का शून्यक 1 होता है। यहां पर ये बहुपद देखो एक्स अक्ष को दो जगह पर काट रहा है तो इस बहुपद का शून्यक बच्चों कितने हो जाएंगे? 2। इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 2। यहां पर देखो, यहां पर ये वक्र भी एक्स अक्ष को दो जगह पर काट रहा है, यहां और यहां, तो इस वक्र के इस बहुपद के शून्यक यहां पर कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। यहां पर बताओ, यहां पर इस बहुपद का केवल एक शून्यक होगा, इस बहुपद का भी केवल एक शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल ये बहुपद एक्स अक्ष को एक ही जगह पर काट रहा है, मूल बिंदु पर काट रहा है। यहां भी ये एक्स अक्ष को केवल एक ही जगह पर काट रहा है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि बहुपद के शून्यक की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको 1 बतानी है। यहां पर इन दोनों जगह पर आपको बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 बतानी है। इसमें भी 2 शून्यक होंगे, इसमें भी 2 शून्यक होंगे, इसमें शून्यक 1 होगा, इसमें शून्यक 1 होगा। बच्चों यहां बताओ, आपको यहां चित्र देख के बताना है कि यहां पर इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। है ये भी द्विघाती बहुपद, लेकिन इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये वक्र एक्स अक्ष को बच्चों कहीं भी नहीं काट रहा है। यहां भी बिल्कुल वही दशा है, ये भी आपका द्विघाती बहुपद है, लेकिन ये भी एक्स अक्ष को बच्चों कहीं भी नहीं काट रहा है, तो यहां भी इसके शून्यक की संख्या 0 लिखनी है, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं। आपको इतना याद रखना है कि अगर द्विघाती बहुपद है तो इसका जो फिगर होगा वो या तो ऊपर की ओर मुख वाला होगा या नीचे की ओर मुख वाला होगा। तो यहां पर आप चारों आकृतियों में देखें, या तो किसी का मुख ऊपर की ओर है, किसी का मुख नीचे की ओर है। कोई एक्स अक्ष को काटेगा, कोई एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा, कोई एक्स अक्ष को कतई नहीं काटेगा। यहां पर ये एक्स अक्ष को देखो दोनों काट रहे हैं, कितनी जगह पर? 2 जगह पर, इसलिए इनके शून्यक 2 होंगे। ये एक्स अक्ष को दोनों स्पर्श केवल कर रहे हैं, एक्स अक्ष को एक ही जगह पर काट रहे हैं, इसका मतलब यहां पर शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहां पर ये एक्स अक्ष को कतई काट ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब यहां पर शून्यकों की संख्या बच्चों 0 होगी। मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं। अब बच्चों यहां पर हम इसका देखो ज्यामिति निरूपण करके और इसके शून्य ज्ञात करके बताएंगे आपको। ठीक है, इसको हम रब कर लें बच्चों, इनको नोट करना है। बच्चों इस आकृति को क्या कहते हैं? इस आकृति को परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परवलय। ये भी परवलय है, ये भी परवलय है, ये भी परवलय है। मतलब जो यू आकृति ऊपर की ओर अथवा इसका मुख नीचे की ओर खुलता है, ऐसी आकृति को बच्चों परवलय कहते हैं। हमने आपको बताया कि ये सब कुछ आपको उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, क्लास 11वें में पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना है। पिछले मतलब अगली साल आपको 11वें में जब आप पहुंचोगे तो वहां पर परवलय की सारे आपके एक चैप्टर है परवलय पूरा, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान दें, आगे यहां पर ये भी द्विघाती बहुपद है, इसका मतलब इसका भी कोई फिगर ऐसा ही होगा, या तो इसका मुख ऊपर की ओर खुलेगा या नीचे की ओर खुलेगा। तो इसको हमें देखो यहाँ पर ग्राफ पर बना के दिखाना है, इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमें करना क्या है? बिल्कुल एकदम जैसे अभी किया है बस वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे जो px बराबर ये लिखा हुआ है, यहां पर हम px को y मान लें, माना px बराबर क्या मान लें? y। ठीक है, तब ये आपका देखो px ही तो है, x² - 3x - 4। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे, इसमें x और y के संगत कुछ मान यहां पर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो या इधर थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पर हम लिख लेते हैं x और यहां पर ये y लिख दें या px से लिख दें, एक ही y है, एक ही बात है, क्योंकि px को ही हमने y माना है। ठीक है, चलो आगे देखो, x का मान बच्चों अगर हम यहां पर 0 लिख दें, x का मान 0 लिख दें, तो बच्चों ये देखो x का मान 0 लिखते ये 0 हो जाएगा। यहाँ x का मान 0 लिखोगे ये भी पद 0 हो जाएगा, केवल -4 बचेगा, मतलब y का मान -4 बचेगा। x का मान जब 0 लिखोगे तो px का मान -4 होगा। इतनी बात तो मेरे ख्याल से बच्चों बिल्कुल समझ में आई होगी। फिर से समझो, इस y बराबर x² - 3x - 4 में
x का मान 0 लिखोगे ये पद शून्य हो जाएगा, x का मान 0 लिखोगे तो शून्य में देखो 3 का गुणा ये भी शून्य हो जाएगा, तो ये दोनों पद शून्य हो गए, तो -4 ही तो बचा। तो यहाँ पर px का मान -4 हो गया, ये हमने -4 लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर देखो -1 लिख दें, क्या लिख दें, -1 लिख देते हैं। देखो यहाँ पर हमें अलग से गणना देखो कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं, चाहे तो यहाँ y लिख दें या px लिख दें, एक ही बात है। x का मान बच्चों यहाँ हमने बताया -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें -3, फिर x का मान हम -1 लिखें और माइनस में 4। ध्यान से समझो, -1 का स्क्वायर बच्चों +1 होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 एकम 3 और माइनस का 4। बच्चों आप ध्यान से देखो, 3 और 1 4 होता है, 4 में से 4 घटाओगे 0 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें जब x का मान -1 लिखना है तो y का मान 0 होगा, y का मतलब px का मान बच्चों 0 होगा। क्लियर बात है? चलो इसको देखो ध्यान से, पूरी बात बहुत ध्यान से समझें। अगर आपने ये मान निकाल लिए फिर तो ग्राफ पेपर पर आप प्लॉट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब और आगे बढ़ाते हैं, x का मान लो -2 लिख दें। चलो यहाँ पर देखो ध्यान दें, ये y का मान या px का मान कितना हो जाएगा। यदि यहाँ x का मान हम -2 लिखें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, -3 और x का मान हम -2 लिखें और माइनस का 4। जहाँ x था वहां पर -2 लिख दिया, जहाँ x था वहां पर -2 लिख दिया। इसको हल कर लें तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये माइनस गुणा करो प्लस होगा, 2 3 6 -4, ये देखो -4 + 4 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 6। बात आई समझ में? कोई समस्या तो नहीं है, कतई कोई समस्या वाली बात नहीं। चलो अब हम कुछ प्लस वैल्यू ले लेते हैं। देखो प्लस का 1 रख दें, क्या लिख दें, +1। अगर यहाँ पर प्लस का 1 लिखें तो देखो ध्यान दें, ये हो जाएगा 1 और इसका स्क्वायर करोगे, माइनस में 3 और x का मान बच्चों यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस का 4। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस का 3 एकम 3 और माइनस का यहाँ पर देखो 4, यहाँ से माइनस का 7 और 1 घटा दें तो माइनस का 6 मिलेगा। बच्चों ध्यान से समझो, ये माइनस का 7 है, 1 कम कर ले, माइनस का 6 मिलेगा। चलो और आगे देखो, अब अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ x का मान कितना लिख दें, 2 लिख दें भाई, यहाँ 2 लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें, -3 x का मान 2 लिख दें, माइनस का 4, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस में 6, ये माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, ये -4 ये +4 कैंसिल, तो माइनस का 6 बचेगा। देखो आगे बढ़ो और आगे देखो ध्यान दें, अब अगर यहाँ से x का मान हम 3 लिख दें, x का मान 3 लिख के देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस में 3 × 3 लिखें, माइनस का 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा और -3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 4। देखो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, -4। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं। और आगे बढ़ाना चाहो तो और एक आधा आगे बढ़ा दो, अगर ना बढ़ाओ तो मेरे ख्याल से कोई खास बात नहीं। चलो 4 लिख के और देख लेते हैं। x का मान अगर 4 लिख दें तो 4 का स्क्वायर लगा दो, माइनस में 3 और x का मान 4 लिख दें और माइनस का 4। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, -4 × 12, माइनस का 4। यहां देख सकते हो 16, ये आपका 12 और 4 16, और 16 ये माइनस का है, ये माइनस का और ये प्लस का, देखो 0 हो जाएगा। x का मान जब 4 लिखोगे तो y का मान, y का मतलब px, और px का मान बच्चों कितना है, 0 है। इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में बिल्कुल एकदम आपको आ ही गई होगी, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं। अब बच्चों क्या करते हैं, इन मानों को हम एक ग्राफ पर सजाते हैं और फिर हमें इसकी आकृति बनती हुई दिखाई देगी कि ये किस प्रकार का बनेगा। हमने आपको ये पहले से ही बता दिया कि ये द्विघाती बहुपद है तो इसका ग्राफ तो यू आकार का बनेगा, चाहे इसका मुख ऊपर की ओर खुले अथवा नीचे की ओर खुले, बनेगा यू आकार का। ठीक है, चलो उल्टा यू बनेगा या सीधा यू, ऐसे समझो, है ना, कुछ इस प्रकार का ही बनेगा। चलो यहाँ पर देखो एक ग्राफ पेपर हमारे पास जो होता है उस पर हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा, और एक हम यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, और जहां पर ये एक दूसरे को काटेगी वो मूल बिंदु होता है। यहाँ पर इसको हम यहाँ देखो x अक्ष लिखते हैं और यहाँ पर इसको हम क्या लिखते हैं, y अक्ष। ठीक है, ये आपका y अक्ष है, ये y अक्ष है, और इसको हम px भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, px। ठीक है, चलो ध्यान से समझो,
ये सारे हमें इन मानों को यहाँ लिखना है। देखो यहाँ से ये मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक मान होते हैं, बाईं ओर ऋणात्मक मान होते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ऐसे आगे, ठीक है। पीछे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखो -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, इस प्रकार, ठीक है। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर जो यहाँ पर जो लाइनिंग होती है उस पर आपको निशान लगाना है। 1 सेंटीमीटर पर 1 लगाना है, दूसरे पर 2, तीसरे मतलब बराबर बराबर दूरी पर हम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाई पर भी बिल्कुल वही काम करना है। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ऐसे। और नीचे भी ऐसा ही करना है, माइनस में 1, माइनस का 2, माइनस में 3 और माइनस का 4 और ये आपको माइनस का 5, 6, ऐसे, है ना। चलो और आगे लिख देते हैं माइनस का 5 और यहाँ से माइनस का 6, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो इन मानों को हम इस ग्राफ पर प्लॉट करें। कैसे, देखो ध्यान दें। x का मान 0, y का मान -4, तो x पर नहीं जाना है। x का मान देखो 0 है, ना इधर जाना ना इधर जाना, x पर नहीं जाना है। y पर जाना है -4, तो y पर -4 का मतलब y की ऋणात्मक दिशा में आना है। देखो यहाँ ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 0, -4 बच्चों, ये कहलाएगा 0, -4, ठीक है। 0, -4 ये बिंदु हो गया जिसको हमने डार्क लाइन से डार्क कर लिया जी, ठीक है, डार्क कर दिया। चलो x का मान -1, तो y का मान देखो 0 है। x का मान -1, तो x का मान देखो इधर जाते हैं तो प्लस का होता है, इधर जाते हैं तो माइनस का होता है। तो बच्चों ये बिंदु हो गया, ये वाला देखो ध्यान दें, -1, 0। 0 का मतलब y पर नहीं जाना है, y पर ऊपर या नीचे नहीं जाना है। y का मान 0 है, इसलिए इस बिंदु को हम क्या लिखेंगे, -1, 0 लिखेंगे, -1, 0, ठीक है। ये बिंदु आपका हो गया -1, 0, ठीक है। आगे बढ़ो, -2, 6, -2 देखो यहाँ पर है, 6 ये धनात्मक है तो ऊपर चढ़े चले जाओ भाई, ऊपर जाओ ऊपर जाओ, देखो ये 6 है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है ये -2 और ऊपर 6, तो यहाँ पर ये बिंदु -2, 6 कहलाएगा बच्चों, ठीक है। ये बिंदु आपका है -2, 6, -2, 6 हो गया। इतनी यहाँ तक बात ठीक समझ में आ रही। और आगे बढ़ा दो, x का मान 1 तो y का मान -6 है। x का मान 1 मतलब प्लस में है तो प्लस की ओर ले जाओ, देखो ये है +1 और y का मान -6, नीचे लौट के आओ तो चले आओ, देखो -6 यहाँ पर है। ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर 1, -6 आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखो, x का मान 2, y का मान -6, x का मान 2 है, देखो ये 2 है, y का मान -6, देखो यहाँ पर आ जाओ, है ना। ये बिंदु आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये बिंदु आपका कहलाएगा x का मान 2 और y का मान -6 कहलाएगा, ठीक है। x का मान 2 और y का मान -6। चलो और आगे देखो, x का मान 3, y का मान -4 है। x का मान 3 देखो बच्चों यहाँ है, y का मान माइनस में है, नीचे आओ, ये देखो -4 है, तो आपको लिखना है 3, चले आओ और 4 के सीध में यहाँ पर देखो ये 4 -4 है, ये 3 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3, -4 लिखना है बच्चों, ठीक है। और देखो x का मान ये है 4 और y का मान है 0, तो बच्चों x का मान देखो 4 है और y का मान 0, मतलब y पर ना जाना, ऊपर ना नीचे आना, मतलब ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, 4, 0 कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। थोड़ा सा एक बिंदु और बढ़ा देते हैं तो मेरे ख्याल से आपको और थोड़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी। एक बिंदु और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x का मान 5 लिख लेते हैं। क्या लिख दें, 5। x का मान यदि यहाँ पर 5 लिख दें तो देखो बच्चों यहाँ से 5 का स्क्वायर लिखना है, -3 × 5 लिखना है, -4, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, -5 दिया 15, माइनस का 4, यहाँ पर 25 और इसमें से आपको 19 घटाना है, तो यहाँ पर देखो 6 बचेगा प्लस का, 25 में से 19 घटाओगे 6 ही तो बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर px की वैल्यू 6, तो x का मान बच्चों ये 5 है, देखो ध्यान दो ये 5 है, और y का मान 6 लिखना है। ऊपर चले जाओ 6 इकाई पर, तो 5 पर ऊपर बढ़ जाओ, देखो ये 6 की लाइन है, यहाँ पर ये बिंदु आपका देखो 5 और ये 6,
तो यहां पर आपको लिखना है 5,6, ये बिंदु आपका 5,6। इतनी बात ठीक है। अब बच्चों इन बिंदुओं को आपस में मिलाओ, इन बिंदुओं को आपस में मिलाओ, ठीक है। आपको स्मूथ कलम से, है ना, अपने हाथ को भी स्मूथ रखना है, और ये आपको देखो इस बिंदु को इससे मिलाना है, इसको इससे, इसको इससे, इससे इससे मिलाते हुए आगे बढ़ो। तो भाई हम क्या करेंगे, देखो इसको इससे हमने मिलाया, इसको इससे मिलाया, ध्यान से समझना है, ये है ना, ये है ना, ये -3 है बिंदु। चलो ठीक है, इसको इससे मिलाया, फिर और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, देखो इसको इससे मिलाया, और आगे इसको इससे मिलाया, है ना, आगे और ले जाओ, इसको इससे मिलाया, देखो यहां से इसको इससे मिलाओ, यहां से देखो ये, और इसको भी हम इससे मिला दें। तो अब देखो बच्चों ये आकृति जो दिखाई दे रही है, क्या ये यू जैसी आकृति है? जैसा कि अभी हमने बताया था कि आप जब द्विघात बहुपद का जब ग्राफ खींचते हैं तो यू जैसी आकृति बनती है। देखो यू जैसी आकृति बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी। बच्चों यहां पर आपने देखा कि ये वाला वक्र एक्स अक्ष को देखो दो जगह पर काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है। तो हमने आपको बताया कि एक्स अक्ष पर जहां ये काटता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो बहुपद के शून्य कहलाती है। तो बच्चों यहां पर अगर ये पूछता है कि यहां पर बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आपको लिखना है 2, क्योंकि ये बहुपद एक्स अक्ष को दो जगह पर काट रहा है। ठीक है बच्चों के नहीं, बहुपद ये एक्स अक्ष को कहां काट रहा है? दो जगह पर काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है। तो यहां पर इस बहुपद के शून्यकों की संख्या बच्चों 2 होगी। और शून्य कितने कितने होंगे? शून्य जो होंगे वो क्या होंगे? शून्य होंगे वो आपके होंगे -1, क्या होंगे? -1 और 4। देखो ध्यान दें, ये -1 और 4 इस बहुपद के, देखो x का मान -1 और x का मान 4, x का मान -1, x का मान 4 इस बहुपद के बच्चों शून्यक होंगे। उम्मीद है कि इतनी बात तो समझ में आई होगी। ठीक है, किसी प्रकार की यहां कोई समस्या नहीं है, केवल और केवल, हालांकि बच्चों एक बात बता दें, हमने जैसा कि बताया कि एक्सरसाइज तो 2 मिनट की है, केवल 2 मिनट अभी आप देखेंगे तो देखते ही देखते उनका हल आपको मिल जाएगा। इतनी जो बातें हमने बताई हैं, इन बातों को अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान में रखा है तो आप बड़े आराम से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकेंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, इतनी बात यहां तक पहुंची है तो मेरे ख्याल से अब हम बहुत, आप हो सकता है कि आप बहुत देर से बेचैन हो कि भाई एक्सरसाइज बहुत आसान है तो करवा दो। बिल्कुल एकदम देख लेते हैं एक्सरसाइज की सारे क्वेश्चन। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 2 पॉइंट, ये देखिए, है ना, ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1, है ना, ये आपकी एक्सरसाइज। भैया इसमें क्या है कि ग्राफ कुछ दिए गए, कुछ ग्राफ दिए गए हैं, बस इसमें आपसे ये कहता है कि इस बहुपद में जो शून्यकों की संख्या है वो कितनी है, हमें ज्ञात करके बता दो, बस इतनी बात है। तो जैसे कि ये ग्राफ अगर दिया जाए तो इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर दो जगह काटा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, इतना ही तो है। और वैसे ही आपके ये प्रश्न है बच्चों, यहां पर इसको रब कर लें, आपने नोट ना किया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। ठीक है, रब कर लें। चलो आगे आते हैं, ये आपकी जो एक्सरसाइज है उसके प्रश्नों को देखें। देखिए बच्चों क्या है आपका ये प्रश्न, ये है एक्सरसाइज 2.1 और इसका आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो एक ग्राफ पेपर पर ये हमें इस प्रकार से चित्र बने दिखाई दे रहे हैं कि ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, और ये आपका देखो मूल बिंदु है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है और ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, और यहां पर ये ऐसी देखो एक फिगर इस प्रकार से बना है। बच्चों ये आपका जो ग्राफ दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये एक्स अक्ष के समांतर लाइन है। तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रही है। बच्चों जैसा हमने बताया था कि अगर एक्स अक्ष को एक जगह काटे तो शून्यक 1 होता है, एक्स अक्ष को 2 जगह काटे तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। बच्चों यहाँ एक्स अक्ष पर कहीं काट नहीं रहा है तो आपको लिखना है यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। शून्यकों की संख्या 0 होगी, कोई भी शून्यक इसका नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ क्या लिखना है? इसका कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा इसका रीजन आगे देना है, तो ऐसे लिख दें, क्योंकि यह एक्स अक्ष को कहीं
नहीं काटता है, कहीं नहीं काटता। एक्स अक्ष को ये ग्राफ कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्लियर बात हो गई। चलो अगर इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो दूसरा क्या है, एकदम सीधे सीधे हैं, कुछ भी खास बात इसमें नहीं है। देखो दूसरे प्रश्न में कुछ इस प्रकार से आपका देखो ये चित्र बना हुआ है, ये बाई अक्ष हो गया, यहां से ये मूल बिंदु हो गया, और इस प्रकार से देखो ये ग्राफ बना हुआ है कि ये यूं ऐसे गया और फिर ऐसे हो गया, है ना। तो यहाँ पर बच्चों एक्स अक्ष को एक जगह ये काट रहा है, देखो यहाँ पर काटता है, ये बाई अक्ष है ना, बाई अक्ष को काटे तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है ना, एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है। तो ये वक्र एक्स अक्ष को एक जगह पर काटता है, तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक 1 होगा। क्या लिखना है, शून्यक 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। क्यों होगा आपको लिखना है, क्योंकि एक्स अक्ष पर ये एक जगह पर काटता है, इतना आपको खुद लिख लेना है। ठीक है, लिख सकते हो बड़ी आराम से। यहां पर देखो इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट वो इस तरीके से है, ध्यान से समझो। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये आपका देखो ग्राफ इस तरीके से बना है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये बाई अक्ष है, ये बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। और ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना है कि यहां से गया देखो यहां तक, और इसके बाद यहां गया और फिर ऐसे हो गया। तो अब आप यहां देखो एक्स अक्ष को यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, एक्स अक्ष को 3 जगह काट रहा है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। क्या लिखना है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या आपको क्या लिखनी है, 3 होगी। शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, क्यों 3 होगी, क्योंकि यह वक्र एक्स अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है, 3 जगह पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, इसके बाद देखो हमने जैसा बच्चों बताया था आपको कि प्रश्नावली में केवल 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट की प्रश्नावली है, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो इसका जो अगला पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से देखो ग्राफ खिंचा हुआ है, ये एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है। ठीक है, और यहां से ये देखो ग्राफ इस प्रकार से बच्चों बना हुआ है, यहां पर एक्स अक्ष को 1 और 2 जगह पर काट रहा है, तो यहां पर लिखना है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहां लिखना है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर यहां लिखना है 2, क्योंकि ये वक्र एक्स अक्ष को 2 जगह पर काट रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखो बच्चों यहां पर एक और आगे जो 5वां चित्र बना है वो देखो इस प्रकार से बना है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष हो गया, है ना, ये इस तरीके से बना है। देखो यहां से ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, यहां पर ये बाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, यहां से ये वक्र आपका देखो यूं ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे जाके ऐसे जा रहा, यूं ऐसे जा रहा। अब आप देख सकते हो कि ये वक्र एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है, 1 2 3 4 जगह पर काट रहा है बच्चों। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहां पर आपको लिखना है शून्यकों की संख्या बच्चों 4 होगी, की संख्या बराबर क्या लिखना है 4। ठीक है, क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काट रहा है। ठीक है, और फाइनल में यहां पर जो आपका अंतिम फिगर बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझना है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये आपका फिगर बना है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक, ये बाई की ऋणात्मक, और यहां से ये इस प्रकार से है। देखो ध्यान दें, ये ऐसे गया है ना, यूं ऐसे आया, फिर यहां से यूं ऐसे चला गया, ये और ये। देखो ध्यान दें, केवल और केवल एक्स अक्ष को देखो यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, और यहां पर 3 जगह पर ये काट रहा है। एक जगह कट कर रहा है और 2 जगह टच कर रहा है। टच करना भी कट ही मानोगे आप। ठीक है, तो आपको यहां देखो 1 2 3 यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या लिखनी है, 3 लिखनी है। तो बच्चों इस प्रकार से देखो एक्सरसाइज थी, मात्र मेरे ख्याल से 5 ही मिनट लगे होंगे, किसी प्रकार का कुछ उसमें था ही नहीं, बिल्कुल आसान है। लेकिन ये सब कुछ देखो बच्चों जो अभी हमने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा, तो किसी प्रकार का और कोई प्रश्न आएगा तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पूरा बेसिक कंप्लीट आपका हो गया। और इसके बाद बच्चों यहां पर अगली वाली एक्सरसाइज में शून्यकों का बहुपद, जो आपके बहुपद हैं द्विघाती बहुपद, उन द्विघाती बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनमें आपस में उनके गुणांकों में आपस में क्या संबंध होता है, शून्यकों का उनके गुणांकों में आपस में क्या संबंध होता है। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आगे वाली है, इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहां पर अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या डाउट आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, या जैसा कि हमने बताया कि कमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाएं और वहां पर आप अपने मैसेज को सेंड करके हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ठीक है बच्चों, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप जुटे रहेंगे और हमने बताया कि 100% नंबर आपको लाना है, 100 में से 100 नंबर लाना है। ठीक है बच्चों, इस उम्मीद के साथ जुटना है कि 100 में 100 नंबर ही आपके आए। ठीक है, बाय बाय।